हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ गुलनशी इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीजीटी इंग्लिश का 2013 का पेपर बताऊंगी, सॉल्व पेपर। पीजीटी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हम बात कर रहे हैं यूपी पीजीटी की, उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2013 सॉल्व पेपर इंग्लिश का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द तर्जा राइमा इज ए स्टैंजा ऑफ। तर्जा राइमा इज ए स्टैंजा ऑफ, कितने लाइन के स्टैंजा को तर्जा राइमा कहते हैं? तो आपको बता दूं 3 लाइन्स। 4 लाइन्स के स्टैंजा को कहते हैं हम कोट्रेन, 3 लाइन्स के को कहते हैं तर्जा राइमा, 2 लाइन्स के को कहते हैं कपलेट। ठीक है, तो तर्जा राइमा हमें पूछा गया है तो तर्जा राइमा कहते हैं 3 लाइन्स के स्टैंजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक शीप मीन्स। ब्लैक शीप मीन्स होता है बदनाम व्यक्ति। तो अब हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से एक सही है, या तो इसका सेम मीनिंग होगा या इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा। तो यहाँ पर ये ईडियम्स एंड फ्रेसेस में से दिया गया है, तो ईडियम्स एंड फ्रेसेस जैसे ब्लैक शीप है तो इसका हमें सेम मीनिंग लिखना पड़ता है, बदनाम व्यक्ति। और किसको बदनाम व्यक्ति, कौन सा उसका अर्थ है ये बदनाम व्यक्ति? तो ए बैड कैरेक्टर, शीप ऑफ ब्लैक कलर, ए हम्बल पर्सन, ए नेचुरल क्रेचर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए बैड कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन। टू कैरी समथिंग आउट का क्या मतलब होता है? ठीक है, टू डू समथिंग, टू बियर समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू डिले समथिंग। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, टू डू समथिंग, कुछ करना। टू कैरी समथिंग आउट मीन्स कुछ करना, तो इसका सेम मीनिंग क्या हुआ? टू डू समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड। चार्ल्स लैम्ब के बहुत अच्छे मित्र कौन थे? वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे, शेली थे या कीट्स? देखिए आपको पीजीटी का पेपर करने के लिए हर राइटर का, हर पोइट के बारे में जानना, बहुत डीपली जानना ज़रूरी है, तभी आप पीजीटी का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में आपको अगर आपको पता होगा चार्ल्स लैम्ब के बारे में, तो ये भी पता होगा कि उनके गुड फ्रेंड कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉलरिज, एसटी कॉलरिज, यानी कि चार्ल्स लैम्ब के वेरी गुड फ्रेंड में जो है एसटी कॉलरिज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टू एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू। कितनी बुक्स में एपिक डिवाइडेड होता है? तो आपको बता दूं एपिक 12 बुक्स में डिवाइड, एक लॉन्ग बुक होती है, महाकाव्य जिसे कहते हैं, तो इसमें 12 बुक्स होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द occurrence of the same letter or sound at the beginning to of adjacent word is alike। देखिए द occurrence of the same letter or sound, देखिए अगर कोई सा सेंटेंस में एक ही लेटर यानी कि एक ही वर्ड बार बार आता है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी जो है अलाइट्रेशन है। तो अगर एक ही वर्ड, लेटर या साउंड बार बार आता है तो उसको हम अलाइट्रेशन कहते हैं, एसोनेंस, हाफ राइम या रिदम। तो हमारा करेक्ट आंसर है अलाइट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 7, क्वेश्चन नंबर 7, टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड एक, तो टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है वो एक प्रसिद्ध कविता है, इनकी पोयम है। ये कब पब्लिश्ड हुई थी? ठीक है, ये 1922 में पब्लिश हुई थी, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, द वेस्टलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, ये 1922 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट।
टेम्पेस्ट में आइडियल कॉमनवेल्थ का वर्णन किसने किया? फर्डिनांड ने, प्रॉस्पेरो ने, मिरांडा ने या गोंजेलो ने? तो आंसर नंबर 4 सही है, गोंजेलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स ऐसे फर्स्ट टाइम अपीयर? चार्ल्स लैम्ब का ऐसे फर्स्ट टाइम किस मैगजीन में दिखाई दिया, यानी कि किस मैगजीन में अपीयर हुआ? तो ब्लैकवुड्स मैगजीन में, लंदन मैगजीन में, क्वार्टरली रिव्यू में या एरियल में? तो इसका आंसर नंबर 2 सही है, लंदन मैगजीन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, शेक्सपियर्स एडोनी एंड क्लियोपात्र इज ए रोमन प्ले, कॉमेडी है, रोमन प्ले है, फार्स है या मेलोड्रामा है? तो शेक्सपियर का जो एंटनी एंड क्लियोपात्र है ये एक रोमन प्ले है, आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। 11 में द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ नॉवेल रिटन बाय, द ओल्ड मैन एंड द सी एक बहुत फेमस नॉवेल है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, मार्क ट्वेन या मुल्कराज आनंद? तो इसका आंसर नंबर 1 सही है, अर्नेस्ट हेमिंगवे। देखिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, द ओल्ड मैन एंड द सी, इसको अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। आप अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में पढ़ेंगे तो इनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में भी पूरा पढ़िए। इसमें से भी इसके जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये कैरेक्टर किस नॉवेल में है और इस नॉवेल को किसने लिखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑल्टरनेटिव द डिनर स्मेल्स। देखिए ग्रामर से रिलेटेड है। द डिनर स्मेल्स, डिनर कैसा स्मेल देता है? गुड, वेल, बेटर या बेस्ट? तो इसमें गुड आएगा, डिनर में से अच्छी खुशबू आती है। द एम ऑफ सफ्रेगेट मूवमेंट वॉज टू गेट फॉर वीमेन। देखिए सफ्रेगेट मूवमेंट जो था एक आंदोलन था, इसमें टू गेट फॉर ये औरतों के लिए क्या लाने का था? मतलब फ्रीडम, एजुकेशन, प्रॉपर्टी या फ्रेंचाइजी? तो इसका आंसर नंबर 4 सही है, फ्रेंचाइजी। फॉर वोट के लिए इसमें औरतों को एलिजिबल, वोटिंग के लिए औरतों के जो है आंदोलन किया गया था, तो ये सफ्रेगेट मूवमेंट कहलाता है। The suffragette movement was most active in the early 20th century, mid 20th century, late 20th century या none of these? देखिए सफ्रेगेट मूवमेंट जो है ये अर्ली 20th सेंचुरी में एक्टिव हुआ था, ठीक है, जो शुरू हुआ था ये अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, द लीडर ऑफ द सफ्रेगेट मूवमेंट। तो सफ्रेगेट मूवमेंट था, इसके लीडर कौन थे? ठीक है, तो एमलिन पैंकसर्ट। देखिए ये 4 एक से ही है, बस इसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस हो रही है, तो इसमें सबसे करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ये है एमलिन पैंकसर्ट, ये आंसर नंबर 3। देखिए 3 ही है इसमें भी, तो एमलिन EMMELINE PANK पैंक SHPANKHURST पैंकसर्ट, पैंखर्ट। तो एमलिन पैंखर्ट इसका 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ईयर वॉज वेरी बैड फॉर द सफ्रेगेट। कौन सा साल जो है सफ्रेगेट मूवमेंट के लिए बहुत बुरा था? देखिए 1912, 1913, 1911 या 1914? तो इसका आंसर नंबर 2 सही है, 1930। ये साल जो था सफ्रेगेट मूवमेंट के लिए बुरा था क्योंकि एमिली डेविंसन की डेथ हो गई थी 1913 को, ठीक है। नेक्स्ट है, डर्बी इज़ द नेम ऑफ, डर्बी किसका नाम है? फेयर है, फेस्टिवल है, हॉर्स है या क्रिकेट मैच है? तो हॉर्स रेस है, डर्बी जो है इज ए हॉर्स रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट ऑथर्ड बाई शेली। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक वर्क ऐसा है जो शेली का नहीं है। क्वीन मैप, हाइपीरियन, अलास्टर या जसेंसी? तो इसमें 2nd नंबर का सही है,
तो इसमें करेक्ट आंसर है हाइपीरियन। हाइपीरियन एक ऐसा वर्क है जो जॉन कीट्स का नहीं है, सॉरी पीबी शेली का नहीं है। ये हाइपीरियन जो है ये जॉन कीट्स का है। कीन मैप भी शेली का है, एलास्टर भी, और द सनसी ये भी शेली का है। और जो हाइपीरियन है ये आंसर नंबर 2, तो ये किसने लिखा है? ये जॉन कीट्स ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट आर लाइक ट्रीज एंड shrubs had a natural growth? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्ड्सवर्थ, सेकंड शेली, फ्रॉस्ट या व्हिटमैन। तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। वॉल्ट व्हिटमैन जो है इसके विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर लाइक ट्रीज एंड shrubs had a natural growth? तो इसके राइटर कौन है, वो पोइट्स कौन है जो जिन्होंने इस तरह से सोचा, जिनकी ये राय थी, वो वॉल्ट व्हिटमैन थे। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे इज। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लगभग ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स को ये याद होगा। फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन, फ्रांसिस बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। शेलीज पोएम एडोनाइज इज। शेली की जो पोएम है एडोनाइज ये क्या है? बैलेड है, ओड है, इडली है या एलिजी है? तो जो ये एडोनाइज है ये पीबी शेली की लिखी हुई है और ये एक एलिजी है, एन एलिजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। थॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट या ड्रामेटिस्ट? थॉमस हार्डी ने अपने करियर को किस तरह से शुरू किया? नॉवेलिस्ट के रूप में, शॉर्ट स्टोरी के रूप में, या पोइट या ड्रामेटिस्ट? सबसे पहले उन्होंने क्या लिखी? नॉवेल्स लिखी। तो उन्होंने अपने करियर को, लिटरेरी करियर को नॉवेलिस्ट के रूप में स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 23। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज अ। शेक्सपियर की जो टेम्पेस्ट है ये क्या है? ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, ट्रेजिकॉमेडी है या हिस्ट्री प्ले है? तो शेक्सपियर की जो टेम्पेस्ट है ये ट्रेजिकॉमेडी है। ठीक है ना, ट्रेजिडी है ना कॉमेडी है, ये ट्रेजिकॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 24। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस इज। एक्सपीरियंस की नाउन फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस? आंसर नंबर 3 एक्सपीरियंस। स्पेलिंग ये थोड़ी मिस लग रही है इसकी, तो एक्सपीरियंस इसका नाउन फॉर्म है। आंसर नंबर 3। द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाय एन एलिफेंट इज। एलिफेंट के द्वारा की गई तेज आवाज़ को क्या कहेंगे? रॉर, ट्रम्पेट, ब्रे या नै? तो रॉर मीन्स होता है गर्जन, ठीक है। ट्रम्पेट मीन्स होता है जैसे हाथी करते हैं ना, तो वो हाथी का को कहते हैं ट्रम्पेट। ब्रे मीन्स होता है, तो ब्रे मीन्स होता है गधे का बोलना, ट्रम्पेट हाथी का बोलना, और नै मीन्स होता है हिन हिनाना, घोड़े का हिन हिनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। द स्पेंसरियन स्टेंजा हैज़। स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं? 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन या 9 लाइन? तो मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 26 का 4 ऑप्शन सही है, इसमें 9 लाइन्स। तो स्पेंसरियन स्टेंजा है उसमें 9 लाइन का स्टेंजा होता है। 27। टेंसन्स फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम डाइड एट। टेंसन के जो फ्रेंड थे ऑर्थर हेनरी हेलम, वो कहाँ मरे थे? वियना में, रोम में, पेरिस में या लंदन में? तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, वियना। ये वियना में इनकी मृत्यु हुई थी, आर्थर हेनरी हेलम ने। टेंसन ने इनके बारे में अपने वर्क्स में बहुत कुछ बताया है। आपको पता होगा कि इनके आर्थर हेनरी हेलम जो थे ये टेंसन के फ्रेंड थे। द वर्ड कैमरडायरी मीन्स ए फीलिंग ऑफ एनवी, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप या फीलिंग ऑफ एनिमिटी? इसका ये कैमरडायरी का क्या मतलब होता है? फीलिंग ऑफ एनवी ईर्ष्या का फीलिंग मीन्स होता है ईर्ष्या को महसूस करना, फीलिंग ऑफ एंगर गुस्से की फीलिंग होना, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप
फ्रेंडशिप की फीलिंग होना या फीलिंग ऑफ एनमिटी या दुश्मनी की फीलिंग होना। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। कैमराडेरी मीन्स फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंडशिप की फीलिंग होना। क्वेश्चन नंबर 29, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ। शेक्सपियर का जो हिस्ट्री प्ले था ऑल टुगेदर, प्लेस ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 700 ईयर्स, 450 ईयर्स या 350 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर है 350 ईयर्स। जॉन कीट्स डाइड ऑफ। जॉन कीट्स किस बीमारी से मरे थे? कॉलेरा से, कंजम्पशन से, टाइफाइड से या रीनल फेलियर से? तो इसका कंजम्पशन से मरे थे ये जॉन कीट्स। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। चूज द ऑप्शन टू मेक द फॉलोइंग जम्बल अप वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड। देखिए, चूज द ऑप्शन टू मेक द फॉलोइंग जम्बल्ड अप वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए इनमें हमें करना क्या है। ये है एंड, शी डज, ए, माई वर्क, हर्स, आई डू। तो ये ऑप्शन में दे रखे हैं वह A B C D, है ना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एंड, शी डज। जैसे इनकरेक्ट वर्ड होता है ना, करेक्ट इनकरेक्ट वाला, तो नहीं सॉरी, रीऑर्डर होता है सेंटेंस, कहीं से कहीं लिखा हुआ होता है, तो आपको ऑर्डर में करना है इसे, ठीक। जैसे इसका आंसर नंबर 3 सही है, DCAB। तो सबसे पहले आएगा डी में क्या है? आई डू। तो आई डू हर्स एंड शी डज माई वर्क। मैं उसका कार्य करूँगा और वह मेरा कार्य करेगी। तो आई डू हर्स, आई जो है लास्ट में लिखा हुआ है आई डू हर्स, मैं उसका करता हूँ, एंड शी डज माई वर्क, और वह मेरा कार्य करती है। तो इस तरह से हमें इसको ऑर्डर में करके लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मुल्कराज आनंद फादर वॉज ए क्लर्क इन ए पोस्ट ऑफिस। मुल्कराज आनंद के पापा एक क्लर्क थे, कहाँ पर थे? पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, आर्मी में या नेवी में? तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, आर्मी में। मुल्कराज आनंद के फादर जो थे वो आर्मी में एक क्लर्क थे। क्वेश्चन नंबर 33, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज। एक व्यक्ति जो यकीन करता है कि संसार को ह्यूमन एफर्ट से बेटर बनाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, मेलियोरिस्ट कहते हैं या विजनरी कहते हैं? तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, मेलियोरिस्ट। तो उसे क्या कहेंगे हम? मेलियोरिस्ट, यानी कि सुधारक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द लाइन एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप ऑक्योर्स इन द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। ये आपने पढ़ी होगी अगर आपको याद हो तो। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मरने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। ये लाइन 2 बार लिखी गई है, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आपको याद होगा ये 12th क्लास में एक पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो ये किस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम से लिखी गई है? द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नीवी इवनिंग, द वनसेट या वंस बाय द पैसिफिक। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये बात इसमें, ये लाइन्स इसमें लास्ट में 2 बार रिपीट की गई है। Question number 35, what change is required in the verb rotates if the following sentence is converted into indirect speech? अगर इनडायरेक्ट, देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए, रोटेट्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, इफ़ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यदि नीचे वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाए तो। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट्स होती है, यानी कि घूमती है। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक रूल है, अगर बात सदा सत्य रहने वाली हो, ठीक, अगर बात सदा सत्य रहने वाली हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। तो पृथ्वी अपने
अक्ष पर घूमती है, ये बात सत्य है, घूमती है और घूमती रहेगी, तो इसलिए नो चेंज इज रिक्वायर्ड, 4 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, रोटेट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर हाँ यहाँ पर अर्थ की जगह कोई और होता और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तब आप पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज करते, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते, लेकिन ये सदा सत्य रहने वाली बात है, तो यहाँ पर नो चेंज इज रिक्वायर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज, इन चारों ऑप्शंस में सबसे मतलब जो करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस है वो कौन सा है? ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, ही आस्क्ड मी, सब यही है, बस कॉमा का डिफरेंस है, तो बताएं। आंसर नंबर 4 इज करेक्ट, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज। देखिए करेक्ट ये इसलिए है क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में बना हुआ है, और इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा, इन्वर्टेड कोमा इन और क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते। ठीक, ही आस्क्ड मी वेदर, इफ़ या वेदर इनडायरेक्ट में बनाते हुए लगता है। ठीक, तो यह आपको याद रखना है। कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स के इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट ने कितना डीपली पढ़ा है। सो यू हैव टू रिमेंबर, इफ़ या वेदर इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, तो ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 37, द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड इज। देखिए ये विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, उसमें से ली गई है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कोई सा भी अरब का परफ्यूम इसको स्वीटन नहीं कर सकता। इज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अलंकार है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है या हाइपरबोल है? तो इसमें हाइपरबोल है। द नॉवेल्स, अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, मैंने फिगर ऑफ स्पीच के लिए भी एक वीडियो अपलोड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन। थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो कहाँ पर सेट किए गए थे? वेसेक्स में, ससेक्स में, लेग्स में या वेवरले में? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वेसेक्स में। थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो वेसेक्स में सेट किए गए। लेग्स डिस्ट्रिक्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ के किए गए थे। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम लेग डिस्ट्रिक्ट में लिखी थी बहुत सारी, ये क्योंकि वो लेग डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले थे। गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए किंग शब्द के लिए राइट सफिक्स लिखिए इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए। किंग ly, डम, नेस या किंगनेस? तो इसका आंसर 2 सही है, किंगडम। ठीक है, इसमें सफिक्स लगाएंगे हम। सफिक्स जो बाद में जोड़ा जाता है और ऐसा शब्द जोड़ा जाए जिससे उसका अर्थ, शब्द का कुछ अर्थ भी हो, तो किंग में डम जोड़ देंगे हम तो किंगडम हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तभी बनेगा। नेक्स्ट है, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा? देखिए अगर आपको याद हो तो मेरी वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने बताया है कि हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? डी क्वेंसली ने, कॉलरिज ने, शेली ने या मैथ्यू आर्नोल्ड? तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड। 41, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वॉज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन सी थी? सिमली, मेटोनिमी, ऑक्सीमोरन या साइनेक्डोक? तो आंसर नंबर 4 साइनेक्डोक की इनकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है। इन द नोवेल अनटचेबल बाखास सिस्टर इज। अनटचेबल जो एक नॉवेल है ये देखिए अनटचेबल जो नॉवेल है ये मुल्कराज आनंद की है। इसमें बाखा की सिस्टर का क्या? देखिए अनटचेबल नॉवेल बाखा सिस्टर इज मोहिनी, शीनी,
सजनी या गुलाबो, तो शाइनी, बाखा की सिस्टर का नाम। 43 वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स इन। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेट को कब पब्लिश किया? लिरिकल बैलेट के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की है, आपको याद होगा 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी। इसके 4 फेसेस थे। जो फर्स्ट फेस है इसका वो 1798 में पब्लिश हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है 1798। दूसरा एडिशन इसका 1800 में हुआ, तीसरा 1802 में और फोर्थ एडिशन इसका 1805 में पब्लिश हुआ था। ये मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख लेना। नेक्स्ट है 44, द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डक इज़। डक मीन्स बत्तख, बत्तख की मैस्कुलिन फॉर्म क्या है? डॉन, जेंडर, गूस या ड्रैक। तो इसकी बत्तख की मैस्कुलिन फॉर्म यानी कि पुरुष फॉर्म क्या है? ड्रैक। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज चेंज्ड इनटू इट। ही सेड आई शैल लीव दीज पेपर्स हियर। इसमें करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा है? देखिए, इसको बनाओ। ही सेड, उसने कहा, आई शैल लीव दीज पेपर्स हियर, मैं यहाँ पर ये पेपर छोड़ दूंगा। तो ही सेड दैट, ये असर्टिव सेंटेंस का है। आई को बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का कोडिंग चेंज किया जाएगा तो ही आ जाएगा यहाँ पर। ही के साथ शेल को बदलेंगे, शूट हो जाएगा, लीव का लीव, दीज को बदलेंगे दोज में और पेपर्स का पेपर्स और हियर को बदलेंगे देयर में। तो यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ही सेड दैट ही शुड लीव दोज पेपर्स हियर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस भी मैंने अपलोड की हैं, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो के अपडेट्स आपको नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट है, चार्ल्स डिकन्स इज़ अ नॉवेलिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। चार्ल्स डिकन्स जो थे वो किस एज के नॉवेलिस्ट थे? जैकोबियन एज, ऑगस्टन एज या विक्टोरियन एज? तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट, विक्टोरियन एज। चार्ल्स डिकन्स जो थे वो विक्टोरियन एज के एक फेमस नॉवेलिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 47, हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो। विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा? बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन या थॉमस लॉज। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने अपस्टार्ट क्रो कहा था विलियम शेक्सपियर को। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसको ज़रूर याद कर लेना। अपस्टार्ट क्रो के नाम से विलियम शेक्सपियर को किसने पुकारा था? रॉबर्ट ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? टेल मी वेयर डू यू लिव। मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो। टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी यू लिव वेयर, टेल मी वेयर यू लिव। देखिए, टेल मी वेयर डू यू लिव, मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो। टेल मी वेयर यू लिव, बताओ मुझे जहाँ तुम रहते हो। तो इसमें आंसर नंबर 4 वैसे इसमें सही दे रखा है, लेकिन मुझे इसका फर्स्ट भी सही लग रहा है, तो आप 4 ही करें, टेल मी वेयर यू लिव। नेक्स्ट है 49, द सेंट्रल थीम ऑफ नसीम मिर्ज़ाकिल्स वर्क इज़। नसीम मिर्ज़ाकिल एक इंडियन राइटर हैं, इनके वर्क जो है का जो सेंट्रल थीम क्या है, मुख्य थीम क्या होता है? सोशल रिफॉर्म, पैट्रियोटिज्म, नॉस्टैल्जिया या एलाइनेशन। तो अलाइनेशन, एलियनेशन जो है इनका सेंट्रल थीम है। द ईयर वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ कीट्स करियर। विलियम जॉन कीट्स के करियर का कल्मिनेटिंग पॉइंट्स कौन सा है? 1817, 1818, 1819 या 1821। तो 1819 इसका करेक्ट आंसर है। 1819 जो साल है ये जॉन कीट्स की लाइफ का कल्मिनेटिंग पॉइंट है। द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रायर इज।
क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर इज। एडजेक्टिव रेयर का जो है नाउन फॉर्म क्या है? रेयरनेस, रेयरमेंट, रेयरली या रेरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, रेरिटी। 52 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड वर्जन। ही विल सक्सीड, यू नेवर। वह सफल हो जाएगा, तुम कभी नहीं। ही विल सक्सीड, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, इसका कोई आंसर नहीं दे रखा। आप बताएं आपको इसका क्या आंसर लगता है। ही विल सक्सीड, यू नेवर, ही विल सक्सीड, यू नेवर, ही विल सक्सीड, यू नेवर। मुझे इसका आंसर नंबर 2 लग रहा है, आप बताएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका कौन सा आंसर सही है। 53 सैड अबाउट शैली, ही वॉज अलोंग द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। किसने कहा था शैली को कि ही वॉज अलोंग द परफेक्ट सिंगिंग गॉड? वो परफेक्ट सिंगिंग गॉड के बीच है। स्विनबर्न ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, टेनिसन ने या चार्ल्स लैम्ब ने? तो आंसर फर्स्ट, तो स्विनबर्न सेड अबाउट शैली। स्विनबर्न ने शैली को कहा ही वॉज अलोंग द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। 54 Faulkner's works deal with the history and legends of the American North, American South, American East, American West. Answer number 2 is correct, American South. Faulkner's work deal with the history of legends of the American South. American South का जो विलियम फॉल्कनर्स का जो वर्क है वो अमेरिकन साउथ की हिस्ट्री को बताते हैं। कमला दास डाइड इन द ईयर, कमला दास कब मरी थी? 2009 में, 2008 में, 2004 में या 5 में? तो 2009 में इनकी डेथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 56 फॉल्कनर वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। फॉल्कनर को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया? 1946, 1947, 1948 या 1949? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 1949। विलियम फॉल्कनर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1949 में। क्वेश्चन नंबर 57 द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज। सोनेट का बर्थ प्लेस कहाँ है? मतलब सोनेट का कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में या ग्रीस में? तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। देखिए मैंने सोनेट के लिए भी एक वीडियो अपलोड की है, सोनेट एंड सोनेट्स टाइप्स, तो आप उसको देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा ही बात बताई है सोनेट का कहाँ से जो है इसका बर्थ प्लेस है, ये किस शब्द से ली गई है, ये कितने टाइप की होती है, सभी कुछ बताया गया है। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो इसका आंसर नंबर 2 इज़ करेक्ट, इटली। इटली में सोनेट का जो है बर्थ हुआ था सबसे पहले। इटालियन सोनेट होती है, ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, शेक्सपियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट, आपको याद आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। क्वेश्चन नंबर 58 स्कॉर्पियन इज अ पोएम बाय। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, बिच्छू की रात, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपने पढ़ी होगी ज़रूर। कमला दास ने, नसीम इज़ैकिल ने, डॉम मोरेयर ने या ए.के. रामानुजन ने? तो इसका नसीम इज़ैकिल ने लिखी है ये। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक औरत के बिच्छू काट लेता है, ठीक है, अगर आपको याद आ रही हो तो वो किसने लिखी थी? नसीम इज़ैकिल ने। क्वेश्चन नंबर 59 स्पोर्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें करेक्ट पैसिव फॉर्म बताइए। दे आस्क्ड मी माई नेम, उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, तो माई नेम वॉज आस्क्ड मी बाई देम। आई वॉज आस्क्ड माई नेम, मी वॉज आस्क्ड माई नेम बाई देम, माई नेम वॉज। देखिए या तो ये इस तरह से बनेगा, माई नेम वॉज आस्क्ड मी बाई देम, ठीक है, इस तरह से भी बन जाएगा ये, लेकिन इसका जो करेक्ट है वो ये है, आई वॉज आस्क्ड माई नेम, मुझसे मेरा नाम पूछा गया। इसमें जो है किस तरह से बनाया गया है ये, आई को बनाए, आई जो है ये मी का सब्जेक्ट बता दिया यहाँ पर। आई वाज इसलिए लगा क्योंकि ये
पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर पैसिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में हम वाज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई वॉज आस्क्ड माई नेम। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंगवेग्स वर्क। इन चारों में से हेमिंगवे का वर्क कौन सा नहीं है? द सन ऑल्सो राइजेस, मोबी डिक, फॉर वुमेन द बेल टोल या फेयरवेल टू आर्म्स। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, मोबी डिक। द सन ऑल्सो राइजेस ये भी जो है हेमिंगवे का है। फॉर वुमेन फॉर हुम द बेल टोल्स ये भी हेमिंगवे का है। फेयरवेल टू आर्म्स ये भी हेमिंगवे का है। तो इसमें जो मोबी डिक है ये हेमिंगवे ने नहीं लिखा है, इसीलिए आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोइट्स वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। इन चारों जो 4 पोइट्स का नाम है, इन चारों में से कौन से बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? जयंत महापात्र, ए.के. रामानुजन, नसीम ज़कील या के.की.एन. दारूवाला। तो इसमें 3 जो है सही है, नसीम ज़कील, ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज। क्वेश्चन नंबर 62, सटायर का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है? टू मॉर्न, टू अराउज पिटी, टू प्रेज, टू रिडिक्यूल फुली और वाइस। आंसर नंबर 4 इज करेक्ट, टू रिडिक्यूल फुली और वाइस। क्वेश्चन नंबर 63, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन। टेनिसन को पोइट लॉरेट कब अपॉइंट किया गया? 1850, 1854, 1849 या 1860। तो इसका आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, 1850। क्वेश्चन नंबर 64, टू डील इन समथिंग मीन। इसका क्या मतलब है? टू डील इन समथिंग का क्या मतलब है? टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, कुछ बांटना। टू ट्रेड इन समथिंग, टू बी अबाउट समथिंग, टू हैंडल समथिंग। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, टू ट्रेड इन समथिंग। 65, द प्रोटेगोनिस्ट नॉट मुल्क राजानंद कुली इज। मुनरो, गंगू, रतन या रामचरण। फर्स्ट इज करेक्ट, मुनरो। द लाइन दाउ वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड ऑक्यूर्स इन। ये जो लाइन है ये कौन सी पोएम से ली गई है? टू स्काईलार्क, द नाइटिंगेल, और टू द नाइटिंगेल या डार्कलिंग थ्रश। तो इसका आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, और टू नाइटिंगेल। 64, द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज। एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहा जाता है, यानी कि झुंड को? हर्ड, कैटल, फ्लॉक या बंच। तो इसका हर्ड है। हर्ड मीन्स झुंड। एलिफेंट्स के ग्रुप को, बहुत सारे एलिफेंट्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो उस झुंड को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हर्ड। एब्सलम इज वर्क बाय। एब्सलम किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? जॉन ड्राइडन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट व्हिटमैन या विलियम फॉल्कनर। तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट, विलियम फॉल्कनर। 69, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। उस पार्ट को ढूंढिए जिसमें एक गलती है। हरी इज गुड एट स्टडीज, डजंट बी। इसका आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, सी। द मदर टंग ऑफ कमला दास वॉज। कमला दास की मदर टंग क्या थी? मातृभाषा। मलयालम थी शायद उनकी, बंगाली थी, कोंकणी थी या तमिल। तो इनकी मातृभाषा थी बंगाली। द लाइन अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव इज़ रिटन बाई। अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज, रेड रोज इज। इसमें कौन सा है? ओ माई लव में सिमली, लाइक आ गया इसमें, इसलिए ये सिमली का हुआ। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन टेनिसन्स मेमोरियम इज। टेनिसन की जो मेमोरियम है पोएम, इसमें कितने पैराग्राफ हैं? इसमें 131 पैराग्राफ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोइट्री इन द फॉर्म्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अपनी पोइट्री को ड्रामेटिक मोनोलॉग में सबसे अच्छे तरीके से किसने लिखा? इन पोइट्स में से किसने ड्रामेटिक मोनोलॉग को फाइनेस्ट पोइट्री इन द फॉर्म्स ऑफ में लिखा? तो इसका आंसर नंबर 2, रॉबर्ट ब्राउनिंग इसका जो है उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को लिखा। वे अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत फेमस है।
क्वेश्चन नंबर 75, रेड लेटर डे मीन। रेड लेटर डे का क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंट डे, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट डे इसका सही आंसर है। एक इम्पोर्टेंट दिन को जो है रेड लेटर डे, जैसे 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, इस तरह से। तो आज मैंने आपको 75 क्वेश्चंस बताए हैं। पीजीटी के पेपर में 125 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 125 क्वेश्चंस। आज मैंने आपको 75 क्वेश्चंस बताए हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, इसलिए मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।